हेलो गाइस, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील सीटेट सोशल साइंस में। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं सीटेट के प्रिपरेशन के लिए क्लास 6 के हिस्ट्री को। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हमारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर है जो कि है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कई लाख साल पहले नर्मदा घाटी में रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ जो है वो कुशल संग्राहक थे, यानी चीज़ों को संग्रह करने वाले थे, या तो शिकारी संग्राहक थे यानी शिकार को संग्रह करते थे, या फिर अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करने का काम करते थे। जो जनरली जंगलों से भोजन इकट्ठा करने का काम किया जाता था, वो क्या करते थे, जंगलों से भोजन इकट्ठा करते थे और अपने लिए भोजन को जुटाते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, है ना। और ये काम कहाँ पर हो रहा था, तो सबसे पहले नर्मदा के घाटी में रहने वाले लोगों में हो रहा था और ये कई लाख साल पहले की है। तो हमारे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कुशल संग्राहक लोग जो रहते थे वो कहाँ पर रहते थे, वो रहते थे नर्मदा घाटी में, है ना। और ये क्या इकट्ठा करते थे, तो मांस, है ना। और क्या इकट्ठा करते थे, जानवरों का आखेट भी करते थे ना, और मांस इकट्ठा करते थे, साथ में कुछ अन्य चीज़ें भी इकट्ठा करते थे। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित यानी कि ईरान अफगानिस्तान की तरफ सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर वर्तमान से 8000 साल पहले, यानी वर्तमान की बात करें तो अभी क्या चल रहा है 2024, तो वर्तमान से कितने साल पहले की बात की जा रही है, लगभग 8000 साल पहले, यानी कि वर्तमान से 8000 साल पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 6000 साल पहले। यानी हम कह सकते हैं कि जब ईसा मसीह के जन्म से 6000 साल पहले था, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 6000 ईसा पूर्व के आसपास लोगों ने सबसे पहले क्या क्या उगाए, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना प्रारंभ कर दिया, है ना। कहाँ पर हुआ ये, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास, है ना। यानी कि लगभग 8000 साल पहले वर्तमान से, और ईसा मसीह के जन्म से 6000 साल पहले, है ना। तो इस हिसाब से 6000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं और जौ उगाए गए। सबसे पहले कहाँ पर, सुलेमान और किरथर के पहाड़ियों में, जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। तीसरा है सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों ने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये गांवों में रहने लगे थे, यानी ग्रामीण बस्तियों की शुरुआत भी लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास होना स्टार्ट हो गया था, यानी कि धीरे धीरे बस्तियां बसानी शुरू कर दी गई थी। अगला पॉइंट है हमारा उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ी है जहां कृषि का विकास हुआ। यानी उत्तर पूर्व में अगर हम देखें तो गारो जो कि आसाम में मेघालय में पड़ेगा, और मध्य भारत में देखें तो विंध्य की पहाड़ी है जो कि लगभग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भाग होगा। यहाँ भी कृषि का विकास होना स्टार्ट हुआ। यानी क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा सकता है कि कृषि का विकास कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ कहाँ हुआ था, तो एक तो हमारा सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ी है वहाँ पर हो रही थी, है ना। सुलेमान और किरथर की पहाड़ी जो है वहाँ पर भी क्या क्या हो रहा था, तो कृषि का कार्य किया जा रहा था, है ना। वहाँ पर 6000 ईसा पूर्व में, यानी कि 8000 साल पहले वर्तमान से गेहूं और जौ जैसी फसल को उगाया गया। जबकि सुलेमान और किरथर में और क्या क्या चीज़ें हो रही थी, तो भेड़ बकरी वगैरह को पालतू बनाना भी स्टार्ट किया गया था और वहाँ पर लोगों ने गाँव में बसना स्टार्ट कर दिया। उत्तर पूर्व में सेम चीज़ें, यानी कि गारो और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ी जो है वहाँ पर भी कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि चावल जिस जगह पर उगाया गया था वह जगह विंध्य के उत्तर में स्थित था, यानी मध्य प्रदेश के उत्तर में या छत्तीसगढ़ के उत्तर में कह सकते हैं। विंध्य जो है विंध्याचल पर्वत, है ना, विंध्य की जो पहाड़ी है, तो लगभग ये मध्य भारत में है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास। तो इसके ठीक उत्तर में क्या किया जा रहा था, चावल उगाना स्टार्ट कर दिया गया, है ना। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया, ऑप्शन में 4 हो सकते हैं, वहाँ पर हमारा एक ऑप्शन होगा विंध्य की पहाड़ी के ठीक उत्तर में। नेक्स्ट है, हमने एनसीईआरटी का एक पॉइंट भी ले लिया हुआ है कि सहायक नदी किसे कहते हैं, तो बड़ी नदियों में जाकर मिलने वाली नदियों को हम क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 4300 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदी के आसपास आरंभिक नगर
फले फूले, यानी वर्तमान से पहले की बात कर रहा है। तो वर्तमान से पहले यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ईसा मसीह के जन्म के, वर्तमान से अभी 2024 चल रहा है, तो अगर हम 2000 साल भी ले लेते हैं तो वर्तमान से 2000 साल पहले जाएंगे तो ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2700 पूर्व, है ना। ईसा मसीह के जन्म से कितना पूर्व? 2700, यानी लगभग 2700 ईसा पूर्व के आसपास कहा जा रहा है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो लगभग, ऐसे तो 3000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, बट एनसीईआरटी में हम उसको 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। तो अभी से 4700 वर्ष पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से, यानी ईसा पूर्व कितनी की बात कर रहा है? तो लगभग 2700 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास सबसे पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास क्या हुए? आरंभिक नगर बसे, है ना, यानी फले फूले उनका विकास हुआ। यानी इसको हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बात की जा रही है। तो लगभग कितने साल पहले? वर्तमान से 4700 साल पहले। अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर और समुद्री तटवर्ती जो इलाके हैं उसमें नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी वर्तमान से 2000 साल पहले जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे ठीक 500 साल पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म से लगभग 500 साल पहले, यानी ईसा पूर्व की अगर बात करें तो ईसा पूर्व में 500 ईसा पूर्व के आसपास, है ना, क्या हुआ? गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे और कुछ समुद्री तटवर्ती इलाकों में, यानी समुद्र के किनारे भी नगरों का विकास होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है गंगा और उसकी सहायक नदी सोन, है ना, गंगा और उसकी सहायक नदी का नाम क्या है? सोन नदी। तो इन दोनों नदियों के आसपास यहां पर एक चीज और भी नोट करने लायक है कि गंगा के दक्षिण में, है ना, किसकी बात कर रहा है? गंगा नदी के दक्षिण के आसपास का क्षेत्र जो है वो प्राचीन काल में क्या कहलाता था? मगध के नाम से जाना जाता था, है ना। किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना कि मगध जो है वो कहाँ का क्षेत्र था? गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र था, या गंगा के दक्षिणी क्षेत्र का भाग था, ठीक है, जो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सबसे पहले भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना, है ना, भारत में सबसे पहले एक विशाल साम्राज्य की स्थापना मगध के शासकों ने की थी, है ना। हम जानते हैं कि भारत में जो सबसे पहले विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई वो किसने की थी? मगध के शासकों ने। और मगध के शासकों में कौन थे? तो वो थे हर्यंक वंश के शासक। कौन थे? हर्यंक वंश के शासक थे, जिन्होंने सबसे पहले एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की मगध में, है ना। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर दिया हुआ था दक्षिण एशिया, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि दक्षिण एशिया एक्चुअली में है क्या। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल है? आधुनिक भारत शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान और श्रीलंका। यानी दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश है? आधुनिक भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका। टोटल कितने देश है? तो 6 देश हैं जिनको हम मिलाकर कहते हैं क्या कहते हैं? दक्षिण एशिया कहते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया जो है एक महाद्वीप से छोटा है ना, यानी एक महादेश से छोटा है, लेकिन विशालता के कारण, यानी क्षेत्र के हिसाब से देखिए काफी विशाल है, और बाकी एशिया से समुद्रों से, पहाड़ियों से और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उप महाद्वीप कहा जाता है। यानी एक देश से तो बड़ा है लेकिन एक महादेश से छोटा है, यानी कि एक देश से बड़ा होने के कारण और एक महादेश से छोटा होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक उप महाद्वीप कहते हैं ना। दक्षिण एशिया को क्या कहते हैं? उप महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लोगों ने उप महाद्वीप के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहाड़ों से होकर, नदियों से होकर, रेगिस्तानों से होकर या समुद्रों से होकर भी यात्राएं की, है ना। एक जगह से दूसरी जगह गए। अब यात्रा करने का कारण क्या था वो देखते हैं हम। पहला कारण तो ये था कि काम की तलाश, है ना। सबसे पहले तो लोग काम के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह आए। दूसरा कारण था प्राकृतिक आपदा, है ना। कहीं कहीं प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कारण हो सकता है वो है सेना के द्वारा दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना। कई बार सेनाएं जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती थी क्योंकि वो उस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना चाहती थी। नेक्स्ट है हमारा,
अच्छा, व्यापारी जो है व्यापार करने के लिए भी आते थे काफिलों में, काफिलों यानी कि झुंड में आते थे, या कई बार, है ना, उनके काफिले जो है वो जहाज से भी यात्रा करते थे, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जहाज से आते थे। एक्चुअली में उस टाइम में जहाज नहीं होते थे, बट नाव होते थे और वे नाव के द्वारा ही उनसे यात्रा करते थे, है ना, बड़ी बड़ी नौका के साथ। वो अपने साथ क्या करते थे, मूल्यवान वस्तुएं लेकर आती थी, यानी काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें जो है उनका व्यापार वो करते थे, हीरे जवाहरात या सोना चांदी या मसालों का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, धार्मिक गुरु भी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। किस लिए जाते थे? तो सबसे पहले तो वो शिक्षा देने के पर्पज से, है ना, दूसरी जगह जाते थे, या शिक्षा अपना एक तरह से उपदेश देने के लिए, या किसी विशेष परिस्थिति में वो सलाह देते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, है ना, सलाह देते थे, अपना प्रवचन या फिर अपने सिद्धांतों को फैलाने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। अच्छा, लोगों की यात्रा करने का कुछ और भी उद्देश्य हो सकता है, जैसे कि कुछ लोगों को घूमने फिरने का काफ़ी शौक है, तो नए और रोचक स्थान की यात्रा करते हैं, है ना, क्योंकि उनको रोचक स्थान और नए स्थान की तलाश करने के लिए यात्रा करने में आनंद आता है ना, तो इसलिए भी वो यात्रा करते थे। यात्राओं से क्या हुआ, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का मौका मिला और वे एक दूसरे के विचारों को जान पाए, है ना, उनके विचारों को समझ पाए, जिनसे संस्कृतियों का आदान प्रदान भी हुआ, है ना, धर्म का आदान प्रदान हुआ, भाषा का आदान प्रदान हुआ। नेक्स्ट हमारा है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर बसने से वहां की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो समृद्ध हो गई। कैसे सांस्कृतिक परंपराएं समृद्ध हुए? क्योंकि हमने कुछ उनसे सीखा, कुछ उन्होंने हमसे सीखा, और इस तरह से हमारी संस्कृति और भी ज्यादा समृद्ध हुई, है ना, और भी ज्यादा विकसित हुई। नेक्स्ट है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंडिया शब्द किस चीज से निकला है, कौन से शब्द से बना है? तो इंडस शब्द से बना है, जिसे संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं, और सिंधु एक नदी का नाम है, पता है। तो इंडिया को इंडस इसलिए कहते थे शुरुआत में क्योंकि यह जो है वो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था। अब 2500 वर्ष पहले भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने कहा, है ना। 2500 वर्ष पूर्व भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने कहा। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है इसमें कि सबसे पहले भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने कहा। 2500 वर्ष पहले कहा। नेक्स्ट है, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने कहा, है ना। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने, क्योंकि स्थान का मतलब होता है, स्थान का मतलब है ना, स्थान का मतलब है स्थान या क्षेत्र। तो हिंदुस्तान यानी हिंदू, यानी कि जिसको हम लोग सिंधु कहते हैं, उसको ईरानी लोग क्या कहते थे? सिंधु को हिंदू कहते थे। और जिस जगह पर सिंधु बहती थी, यानी कि सिंध का उच्चारण वो हिंद करते थे, है ना, तो इसीलिए हिंद के बहने के स्थान को उन्होंने हिंदुस्तान कह दिया। तो ये किसने कहा? ईरानियों ने कहा। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट जो हमारा वो है, भारत उत्तर पश्चिम भाग में रहने वाली एक समूह के लोगों के लिए प्रयोग होती थी, है ना। भारत जो है ना, वो हमारे एक राजा थे जो कि शकुंतला और दुष्यंत के बेटे थे, और भारत के वंशजों को भारत के नाम से जाना जाता है। और ये भारत कहाँ पर रहते थे? तो उत्तर पश्चिमी भाग में रहने वाली एक समूह थी, उनके लिए प्रयोग होता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृति कहाँ पर मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। अगला हमारा पॉइंट है, ऋग्वेद कितना पुराना है? 3500 वर्ष पुराना है, यानी वर्तमान में तो 2024 चल रहा है, उस हिसाब से, है ना। अगर हम लोग देखें वर्तमान से 2000 साल पहले अगर हम चलते हैं, तो इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म का समय हो गया। और ईसा मसीह के जन्म से ठीक कितने साल पहले ऋग्वेद बना है? लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास, और वर्तमान से 3500 साल पहले है ना। भारत लोगों के समूह के कारण ही इस प्रदेश का नाम क्या हो गया? भारत हो गया, है ना। भारत के वंशजों के कारण, जो कि यहाँ पर रहते थे, है ना, सिंधु नदी के आसपास, तो इसके वजह से इस क्षेत्र का नाम हो गया भारत। नेक्स्ट है पांडुलिपि। पांडुलिपि का अर्थ है हाथ से लिखी हुई पुस्तक, है ना। पांडुलिपि का अर्थ क्या है? हाथ से लिखी हुई पुस्तक। अंग्रेजी में पांडुलिपि को हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि लैटिन का शब्द है मेनू, है ना। लैटिन का एक शब्द है जिसका नाम है मेनू, और उस मेनू से आया है मैन्युस्क्रिप्ट, और मेनू का अर्थ होता है हाथ, है ना।
तो हाथ से लिखी हुई पुस्तकें उस वक्त क्या कहलाती थी? मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती थी। अगला है पांडुलिपि जो है वो किस पे लिखी जाती थी? ताड़पत्र पे, यानी कि ताड़ के पत्रों पे और भोज के पत्रों पे, यानी कि भोज एक पेड़ होता है तो भोज के पत्रों पे लिखी जाती थी। अगला भोज क्या है? भोज नामक पेड़ जो है हिमालय के क्षेत्र में उगते थे, यानी हिमालय पहाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों पे उगते थे, जिसके छाल से, उस पेड़ के छाल से क्या बनाए जाते थे? भोज पत्र बनाए जाते थे, जैसे कि एक पेपर की तरह बनाए जाते थे और जिसमें क्या किया जाता था? पेपर के ऊपर लिखा जाता था। नेक्स्ट है ताड़ पत्र जो है ना, कैसे बनता था? ताड़ के पत्तों को काट कर बनाते थे, है ना, उसके ऊपर फिर वो लिखते थे। पांडुलिपियां कहाँ पाई गई है? यानी कि हाथ से लिखे हुए जो ताड़ पत्र या भोज पत्र है वो कहाँ पर पाए जाते थे? तो या तो मंदिरों में मिलते थे या फिर विहारों में, यानी कि बौद्ध मंदिरों में मिलते थे। पांडुलिपियों की भाषाएं क्या होती थी? संस्कृत होती थी, प्राकृत होती थी और तमिल होती थी। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग ही करते थे उस वक्त, है ना, प्राकृत भाषा जो है वो जनरली आम लोग करते थे। नेक्स्ट अभिलेख क्या होते थे? अभिलेख या तो पत्थर की सतह पर लिखे जाते थे या धातु जैसी कठोर सतह पर लिखे गए लेख होते थे। अभिलेख क्या होते थे? पत्थर, धातु, है ना, इन सब जैसी कठोर सतह पर लिखे गए लेख होते थे। नेक्स्ट अभिलेख शासकों द्वारा लिखवाया जाता था। अभिलेख कौन लिखवाते थे? शासक लिखवाते थे। क्यों लिखवाते थे? क्योंकि वो अपने आदेश को उसमें उत्कीर्ण करना चाहते थे ना, उस पे एक तरह से आदेश को दिखाना चाहते थे ना, आदेश को वहां पर लिखना चाहते थे, अपने कार्यों को दिखाना चाहते थे, अपने विजय को या दान आदि का विवरण देना चाहते थे, इसलिए वो अभिलेख लिखवाते थे। लगभग 2250 वर्ष पुराना अशोक का एक अभिलेख मिला है वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से, है ना, अफगानिस्तान के कंधार से 2250 वर्ष पुराना, यानी अभी से 2250 वर्ष पहले, यानी कि अभी से अगर हम लोग 2000 साल पहले जाएंगे तो लगभग कितना हो जाता है हमारा? 2000 साल पहले ईसा मसीह के जन्म के समय, तो उससे कितना साल पहले? तो लगभग 250 साल पहले जो है वो हमारा एक अभिलेख मिला है। कहाँ से? वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से, जिसकी लिपि क्या है? यूनानी और आरामयिक है ना। अशोक का अभिलेख है और लिपि है यूनानी और आरामयिक है। अगला है लिखने में लिपि का प्रयोग होता है, जबकि बोलने और पढ़ने में भाषा का प्रयोग होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा का जो लिखित रूप है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, जबकि बोलने और पढ़ने में भाषा का ही प्रयोग किया जाता है ना, जबकि लिखावट में लिपि का प्रयोग होता है। लिपि क्या होता है? लिपि अक्षरों और संकेत से बनी होती है ना। लिपि क्या होता है? अक्षरों और संकेत से बनी होती है। जैसे भाषा हमारी अभी हम लोग जो बोल रहे हैं वो तो हिंदी है, बट इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद, है ना, यानी प्राचीन चीजों के बारे में अध्ययन करने वाला या अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद। नेक्स्ट है मृदभांड और पात्रों का प्रयोग भारत में 4700 वर्ष पूर्व से होता रहा है ना। मृदभांड यानी कि बड़े बड़े बर्तन, है ना, जिसे हम कह सकते हैं कि जैसे कि बड़े बड़े बर्तन, पात्र जो होते थे जिनमें कि भोजन बनाया जाता था या सामान रखे जाते थे, वस्तुओं को रखा जाता था, अनाजों को रखा जाता था, तो ऐसे मृदभांड और पात्रों का प्रयोग भारत में 4700 वर्ष पहले से होता रहा है, यानी लगभग 2700 ईसा पूर्व के आसपास, है ना, वर्तमान से 2000 साल पहले और ईसा मसीह के जन्म के लगभग कितने साल पहले? तो 2700 साल पहले, यानी कि लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से मृदभांड और पात्रों का प्रयोग हो रहा है। सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व आरंभ होना शुरू हुआ, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले, यानी कि लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास सिक्कों का प्रयोग आरंभ हो गया। पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व। पुरातत्व का मतलब होता है प्राचीन वस्तुओं से, है ना, पुरातत्व मतलब प्राचीन वस्तुएं। तो प्राचीन वस्तुओं से ज्ञात जो जानकारी होती है इनको प्रायः इतिहासकार क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं ना। स्रोत मतलब सोर्स है किसी भी चीज़ की जानकारी का, तो इनको जो इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्रोत कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत है ना, इसमें कौन कौन सा चीज़ आ जाएगा? पांडुलिपि, अभिलेख है, पुरातत्व है, ये सभी ऐतिहासिक स्रोत है। नेक्स्ट है अतीत का अध्ययन करने वाले इतिहासकार कहलाते हैं, है ना।
यानी जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं ना, बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं या बीते हुए चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इतिहासकार। नेक्स्ट है स्रोतों की सहायता से अतीत का पुनर्निर्माण होता है ना। स्रोत में हम लोग जानते हैं क्या क्या है, पांडुलिपि है ना, अभिलेख हैं, तो इन सब की सहायता से ही अतीत का पुनर्निर्माण होता है, यानी कि अतीत को फिर से तैयार किया जाता है, अतीत के बारे में जाना जा सकता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि बीसी का मतलब क्या है ना। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना को हम बीसी, है ना, या ईसवी पूर्व या ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग BCE भी कहते हैं, बिफोर कॉमन इरा, है ना। BCE का मतलब क्या है? बिफोर कॉमन इरा, है ना, बिफोर कॉमन इरा, ठीक है, बिफोर कॉमन इरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और AD का मतलब है एनो डोमिनी, जिसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद, और इसको हम CE कहते हैं, यानी कि कॉमन इरा, सिंपल कॉमन इरा कहते हैं। भारत में हम लोग BC या AD का प्रयोग कब से कर रहे हैं? तो लगभग 200 वर्ष पहले से, यानी कि 1800 के आसपास से हम लोग कर रहे हैं इसका प्रयोग, है ना। अभी तो 2000 चल रहा है, 2024, तो इससे लगभग 200 साल पहले, यानी कह सकते हैं कि लगभग 1800 के आसपास हम लोगों ने BC और AD का प्रयोग करना स्टार्ट किया, है ना। ईसा पूर्व और ईसवी का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अभी एक लेटेस्ट चीज़ जो यूज किया जा रहा है वो है BP। BP का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले, है ना। जैसे कि इस जो चैप्टर में किया गया है, ज़्यादातर वर्तमान से पहले का प्रयोग किया गया है, ईसा पूर्व नहीं किया गया है ना। यानी कि ईसा पूर्व का यूज नहीं किया गया है, ज़्यादातर यूज किया गया है बिफोर प्रेजेंट का, यानी वर्तमान से पहले, तो BP का मतलब है बिफोर प्रेजेंट। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे इस चैप्टर में, तो मैंने उस क्वेश्चंस को भी उठा लिया है। जैसे सबसे पहले तो ये मैच करना था, मैच द फॉलोइंग, उसमें से ये बताना था कि नर्मदा घाटी में कौन सी घटना हुई। तो नर्मदा घाटी में सबसे पहले किस चीज़ की शुरुआत हुई? आखेट और संग्रहण। अब क्वेश्चन में अगर हमारे सीटेट के क्वेश्चन में आ जाता है कि आखेट और संग्रहण भारत में सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ, है ना, कहाँ से हुआ? नर्मदा घाटी। पहला बड़ा राज्य कहाँ पर बना, यानी कौन सा राज्य बना सबसे पहले? तो वो था मगध का राज्य, ठीक है। आरंभिक कृषि कहाँ पर स्टार्ट हुई? गारो की पहाड़ियाँ में, है ना। आरंभिक कृषि कहाँ पर हुआ था? गारो की पहाड़ियाँ में, जो कि गारो जो है मेघालय में, गारो, जैंतिया और खासी की पहाड़ियाँ, है ना। नेक्स्ट है सिंधु और इसकी सहायक नदियों में क्या हुआ था, है ना। पहले नगर बसे थे, है ना। पहला नगर जो है वो कहाँ पर बसा था? सिंधु और उसकी सहायक नदियों में। अगला है गंगा घाटी में क्या हुआ? तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर गंगा घाटी में बसे थे, यानी गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास बने थे। तो वर्तमान से 2500 वर्ष पहले, यानी कि लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास, है ना। कृषि का, अच्छा, कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो नोट करने लायक है, जो आपके सीटेट में आ सकते हैं। जैसे कि कृषि का आरंभ कब हुआ? तो लगभग 8000 साल पहले, है ना। कृषि का आरंभ कब हुआ? लगभग 8000 साल पहले, यानी कि वर्तमान से 8000 साल पहले का मतलब हो गया कि ईसा मसीह के जन्म से 6000 साल पहले, यानी लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि का आरंभ हुआ। नेक्स्ट है मगध के बड़े राज्य का उदय कब हुआ, है ना। लगभग 2500 वर्ष पहले, है ना। मगध के बड़े राज्य का उदय कब हुआ? लगभग 2500 वर्ष पहले, यानी कि अगर हम लोग देखें तो मगध के बड़े राज्य का उदय लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो वर्तमान से कितना साल पहले? 2500 साल पहले। और ईसा मसीह के जन्म से कितना साल पहले? तो लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास, है ना, मगध के बड़े साम्राज्य का उदय हुआ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं सीटेट का हर एक वीडियो जो है, हर चैप्टर का वीडियो डिटेल में बताते चलूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बस अगले क्लास में मैं सेकंड चैप्टर देखता हूँ, और साथ में मैं कोशिश करूँगा कि जो सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीट कराता चलो। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।